अच्छा, शिवांशु 11। चलिए, मानसी आपकी क्या डेट है? यस 11। चलिए, अभी इतने ही लोग हैं ना अभी? चलिए, तो बस अच्छे से अब रिलैक्स होकर अच्छे से तैयारी कर लीजिए और आप सब लोग सिलेक्ट हो। तो सबसे पहले मेरा पहला प्रश्न है आप लोगों से कि आप लोग जो है असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हैं? चलिए, मानसी जी से स्टार्ट करते हैं। मानसी बताइए। हाँ जी, आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हैं? मैम क्योंकि मुझे अपने सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट है और मैंने नेट क्वालिफाई किया है, मैं इसके लिए एलिजिबल भी हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। ओके, चलिए प्रतिभा जी आप बताइए, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो आप इसका क्या आंसर देंगी? प्रतिभा जी? हाँ जी, बताइए। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि एक तो फील्ड मेरा ये मैं टेक्नोलॉजी का है, तो इस फील्ड में और रिसर्च के लिए मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है, तो इसके थ्रू मैं रिसर्च में भी जा सकती हूँ और ये नहीं मैं अभी मैं स्कूल एजुकेशन में हूँ, तो स्कूल एजुकेशन में ये रिसर्च की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, इसीलिए मैं ये अपना जॉब स्विच करना चाहती हूँ। तो रिसर्च के लिए तो और भी फील्ड है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर ही आपने क्यों चुना? एकेडमिक्स भी रहता है इसमें, मतलब टीचिंग में भी इंटरेस्ट है, इसीलिए मैंने स्कूल ज्वाइन किया था। मतलब अभी गवर्नमेंट स्कूल में मैं टीचर हूँ, तो इसलिए मैंने स्कूल ज्वाइन किया था, एकेडमिक्स में था मेरा इंटरेस्ट, है ना, और एकेडमिक्स में ही आगे हायर एजुकेशन में जाना। चलिए शिवांशु आप बताइए। I fulfill all the desired necessary qualifications to be an assistant professor, and apart from it, I want to continue the research field. And right now, I am working in education department, and there are no facilities or there are no such kind of opportunities to continue my research field. But that's why I want to be an assistant professor, and then I want to motivate all the students I am teaching my geography subject to come to the research field and contribute in the subject at greater extent. चलिए संतोष जी आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी मैम, एक्चुअली मैं ऑलरेडी स्कूल शिक्षा विभाग में हूँ जहाँ मैं शैक्षणिक कार्य कर रहा हूँ, परंतु यहाँ पे शिक्षण का दायरा संकुचित सा है। यहाँ पे एक निश्चित करिकुलम होता है जिसे कंप्लीट करना रहता है, पर शिक्षा विभाग में यदि सहायक प्राध्यापक के रूप में चयन होता है तो यहाँ पे मैं शिक्षण कार्य के साथ अनुसंधान कार्य भी कर पाऊंगा, शिक्षा को एक नया आयाम दे पाऊंगा, नवाचार पे ज्यादा बढ़ावा दे पाएंगे, और ये मेरे रुचि का विषय भी है। शिक्षण कार्य सदैव मेरा पसंदीदा कार्य रहा है, तो मैं सहायक प्राध्यापक ज्वाइन करना चाहूंगा। चलिए सद्भावना जी आप और बता दीजिए। अच्छा लगता है और मैं शुरू से ही अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहती थी, और एक डेवलपिंग कंट्री के लिए एजुकेशन एक आधारभूत और महत्वपूर्ण बेसिक चीज है, और इसके लिए सबसे शिक्षक का होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए तो आप किसी भी सामाजिक संस्था को भी ज्वाइन कर सकती थी समाज सेवा के लिए, तो शिक्षा कार्य के लिए तो आप ऐसे ही पढ़ा सकते थे, उसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्योंकि मैं अपना ये मेरा एक इंटरेस्ट एरिया भी है, और जिस चीज में हमें इंटरेस्ट होता है हम उसे और खुशी के साथ कर सकते हैं, और जब हम कोई चीज खुशी के साथ करते हैं तभी हम उसे अच्छे से कर पाते हैं, इसलिए। ओके, चलिए कोमल जी आप और बताइए, फिर मैं अगला प्रश्न स्टार्ट करती हूँ, जल्दी बताइए। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि मैम एक प्रेस्टिजियस पोजीशन है जिसके थ्रू मैं अपनी सोसाइटी की हेल्प कर सकती हूँ, और मेरा ऐसा मानना है कि हम वो जनरेशन है जो अपने कल्चर, नॉलेज और मोरल्स जो है वो नेक्स्ट जनरेशन को दे सकते हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ उनको मैं उनकी ड्यूटीज भी बताना चाहती हूँ, साथ में उन्हें जो है रिसर्च से भी कनेक्ट करवाना चाहती हूँ कि एनिमल्स जो है हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरा रिसर्च वर्क भी है इसी पे, तो मैं उनको
ये समझाना चाहते हैं, उस डायरेक्शन में वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, आप सभी के आंसर सही थे, लेकिन बस ऐसा मत बोलना कि मेरी है ना इंटरेस्ट है और इसलिए मैं देश के लिए कुछ मतलब करना चाहती हूँ, तो वो तो आप बिना उसके भी कर सकते हैं ना, जॉब में आए हुए भी कर सकते हैं। बाकी सभी के आंसर लगभग ठीक थे, तो बस इस तरीके से थोड़ा इसको तैयार कर लीजिए। ये पूछा जा सकता है आपसे कि आप क्यों बनना चाहते हैं। और चलिए, क्योंकि अगर हम बोल देते हैं ना कि अगर जैसे मान लीजिए आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो स्कूल वगैरह में पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी, और हम बोल देते हैं कि मेरी पढ़ाने में रुचि है, या ठीक है, तो ये बोल देते हैं तो पढ़ा तो आप वहां भी रहे ना, तो इस तरीके से उसको थोड़ा अच्छे से आंसर देने की कोशिश करिएगा। चलिए, अब ये बताइए मुझे कि वैक्सीन के बारे में बताइए, और ये बताइए कि मिशन इंद्रधनुष के तहत, मिशन इंद्रधनुष के बारे में आप लोगों ने सुना है? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, तो सुनिए, बताइए पहले कि वैक्सीन क्या होती है, सबसे पहले कितने टाइप की वैक्सीन होती है, और मिशन इंद्रधनुष जो प्रोग्राम लाया गया था, तो उसके तहत जो है वर्तमान में कितनी बीमारियों के लिए वैक्सीन दी जाती है, उनके मुझे एक एक करके नाम बताएंगे आप लोग। तो आप लोग थोड़ा सा सोच लीजिए, मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ मानसी जी से। मानसी जी बताइए। मैम, मिशन टोटल 12 डिसीजेस है, जिसमें वैक्सीन का कैंपेन चला किया है। और इसमें मैम मुझे टोटल 12 डिसीजेस तो नहीं पता, लेकिन कुछ है जैसे मैम पोलियो, जॉन्डिस और चलिए ठीक, प्रतिभा जी इसको सही करिए, एक सेकंड, रिपीट क्यों हो रहा है, देखो सृष्टि को बोला। अच्छा, ये बताइए, हाँ प्रतिभा जी आप बताइए कि कितनी जो बीमारियां, इसकी शुरुआत कब हुई थी, और जो है इसके लिए कितनी बीमारियों की वैक्सीन जो है वो बच्चों को उपलब्ध कराई जाती है मेनली, बताइए। मतलब मुझे क्लियर पता नहीं, लेकिन 11 डिसीज है, 12 डिसीज नहीं है शायद। नहीं, जैसे डिप्थीरिया, 12 है। डिप्थीरिया, whooping cough, tetanus, polio, measles, tuberculosis, hepatitis B, meningitis, pneumonia और इन्फ्लुएंजा भी है, रोटावायरस, रूबेला वगैरह के भी हैं, तो टोटल जो है वो 15 है। एक सिप्लेन है जो है आपका खसरा बोलते हैं, ठीक है, और एक रूबेला खसरा करके, टोटल जो है वो 12 है। पहले 7 हुआ करती थी, 5 को और इंक्लूड किया गया था। तो इसको थोड़ा आप लोग नाम जो है काफी जो है चर्चित रहा है ये मिशन इंद्रधनुष, और इसलिए इनके डिसीज के नाम, क्योंकि आप लोगों के में सिलेबस में है ना बैक्टीरियल वायरल डिसीज वगैरह, तो इस तरीके से प्रश्न जो है ना पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ये जो है एक मिशन जो है काफी चर्चित भी रहा है। और बच्चों में अगर बात करें इम्यूनिटी, जब हाँ रिपीट हो रहा था, अब ठीक है, तो इम्यूनिटी वगैरह के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था, और इसलिए इसको तो पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा देख लेना। चलिए, अब मुझे बताइए कि मलेरिया जो है इसका उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है, जिस तरीके से टीबी का रखा गया था। टीबी का पता है आप लोगों को, टीबी को उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया था कि टीबी को हमें खत्म करना है? आप लोगों ने सुना है टीबी जो है इसको खत्म करने के लिए उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया था, भारत से टीबी को खत्म करना है हमको, तो वो कब तक का रखा गया था? कोई नॉलेज है आप लोगों को, किसी आप में से किसी को भी तो बताइए, जिसको भी नॉलेज हो बताइए आप लोग। इसके बारे में आइडिया नहीं। 2025। हाँ जी, इसलिए मैंने पूछा है क्योंकि 2025 ही चल रहा है, और 2025 का ही लक्ष्य रखा गया था कि टीबी को खत्म करना है, इसलिए। चलिए, मुझे टीबी के बारे में थोड़ा बताइए, कितने टाइप की टीबी होती है, और ये रोग जो है वो किस किस प्रकार से फैल सकता है, और इसके जो है सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो शिवांशु इसके ये सिम्टम्स तो बता सकते हैं ना, बताइए। हाँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड एक डिसीज है, जो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और ये लंग्स को इन्फेक्ट करता है। इस डिसीज से इन्फेक्टेड जो पर्सन है उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है, और कफिंग की प्रॉब्लम होती है। जब ये सीरियस इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो कफिंग के साथ में ब्लड भी आने लगता है लंग्स के साथ में, तो अल्टीमेटली ये पूरे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करने वाली डिसीज होती है, और इसके लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट प्लान चलाया जाता है जिसे डॉट्स कहा जाता है, और ये लगभग 6 महीने तक का एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट प्लान होता है जिसके थ्रू पेशेंट को ठीक किया जाता है। ओके। अच्छा, आप लोगों ने बोवाइन टीबी के बारे में सुना है?
टीबी जो है आपने सही बताया कि जो किस तरीके से फैलता है, लेकिन इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो कच्चा दूध पी लेते हैं अगर, तो उससे भी उनको टीबी फैलता है। पशुओं में अगर टीबी है तो उसके द्वारा उनका कच्चा मिल्क जो बिना पका मिल्क पीने से भी बच्चों में अक्सर टीबी जो है फैलती है। चलिए संतोष जी, आप ये बताइए कि मलेरिया के लिए क्या कोई वैक्सीन तैयार की गई है? अभी एक दो मतलब कुछ ही वर्षों की बात है, ये 1-2 वर्षों की पहले की बात है, 1-2 साल पहले की बात है। क्या मलेरिया के लिए किसी प्रकार की वैक्सीन तैयार की गई है? चलिए सतभावना जी, आप बताइए, क्या मलेरिया के लिए किसी प्रकार की वैक्सीन को तैयार किया गया है? आपने सुना है इस बारे में? एक मॉस्टर करके हम्म एक वैक्सीन डेवलप की गई थी। चलिए, तो इसका जो है हमारे भारत में यूज किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? मैम अभी शायद इसका ट्रायल चल रहा है। चलिए, अच्छा ये बताइए कि हमारी जो हेल्थ पॉलिसी है, तो अभी वर्तमान में कौन सी हेल्थ पॉलिसी चल रही है? स्वास्थ्य नीति, हेल्थ पॉलिसी, कौन सी हेल्थ पॉलिसी जो है अभी चल रही है? स्वास्थ्य नीति। स्वास्थ्य जो है हेल्थ बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, तो ये बताइए कौन सी हेल्थ पॉलिसी जो है वो वर्तमान में लागू है? मैम इसका आइडिया नहीं। तीसरी याद रखना, तीसरी, क्योंकि जितने भी जो बीमारियां वगैरह होती हैं, जो भी कार्य करने हैं, वो सब उसमें मेंशन होते हैं। ठीक है, चलिए अब मुझे ये बताइए कि मनुष्य जो है, अब थोड़ा इवोल्यूशन पर आ जाते हैं, मनुष्य जो है उसका अगर बात करें विकास धीरे धीरे जो है वो समय के साथ किस तरीके से हुआ, इसके बारे में बताइए। होमोसेपियन, हाँ जी बताइए। सेपियंस में सबसे पहले ट्राइथेटिकस आए थे, उसके बाद रामापेथिकस और फिर ऑस्ट्रेलोपेथिकस, उसके बाद मैम होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, इसके बाद सबसे लास्ट जो स्पीशीज है होमो सेपियंस है। मैम चलिए, हाँ जी प्रतिभा जी, आप बताइए। यस मैम। बताइए आप इसके बारे में थोड़ा और डिटेल बताइए। एवोल्यूशन तो यही बताया मुझे, नहीं यही तो बताया है, लेकिन इनमें जो है डिफरेंस क्या क्या है, थोड़ा डिफरेंस क्या क्या हुआ है? सबसे पहले ब्रायोपिथेकस आए, उसके बाद रामापिथेकस आए जो मोर मैन लाइक थे, उसके बाद आए ऑस्ट्रेलोपिथेकस जिन्होंने सबसे पहले स्टोन का यूज किया था हंटिंग के लिए, उसके बाद आए होमो हैबिलिस और जो मोर मैन लाइक थे, उसके बाद आए होमो इरेक्टस, उसके बाद आए होमो सैपियंस, इसमें भी होमो सैपियंस में भी मैं सब कैटेगरी बनी हुई है। चलिए अगर बात करें इनके ब्रेन में, इनके ब्रेन जो है उसमें सब में सिमिलरिटी थी, या सबके जो ब्रेन है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस था, क्या था? हाँ जी क्रेनियल कैपेसिटी एक एक करके हाँ जी कोमल जी बताइए। क्रेनियल कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हुई है और ब्रेन का साइज भी जो है वो इंक्रीज हुआ है। तो मैम सबसे पहले जो ड्रायोपिथेकस थे उनकी क्रेनियल ड्रायो और रामापिथेकस थे उनकी 400 सीसी जो है क्रेनियल कैपेसिटी थी, लेकिन जो अभी मॉडर्न मैन है उनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो 1450 है, तो जो है क्रेनियल कैपेसिटी का इंक्रीज हुआ है। चलिए अच्छा, और बाइपोडियल लोकोमोशन भी हुआ है। अच्छा इनके कहीं फॉसिल्स प्राप्त हुए हैं मध्य प्रदेश में, ये बताइए। मध्य प्रदेश में कहीं इनके फॉसिल्स जो है जीवाश्म वगैरह मिले हैं? हाँ जी कहाँ बताइए, फरीदा जी कुछ आप बोल रहे थे। मैम नर्मदा मैन नाम से यहाँ पर फॉसिल मिला है जो कि ह्यूमन की एंसेस्ट्री ट्रेस करता है। अच्छा मैं कहाँ मिला है ये बताइए, आप बता रहे हैं ठीक है मिला है, बताइए कहाँ मिला है मध्य प्रदेश में, कहाँ? आप लोगों में से किसी को नॉलेज है कहाँ मिला है? मैम ये शायद कायथा या उज्जैन साइड में कहीं मिला होगा। नहीं कायथा उज्जैन में नहीं मिला है,
कायथा जो है वो अलग ही है, वहाँ जो है नवपाषाण काल वगैरह जो है उसके साथ वो जो है अगर बात करें तो उसके बाद तो नर्मदा का नाम दिया है तो नर्मदा रिवर के अराउंड ही फिर मिला होगा। लेकिन वो कायथा वगैरह उज्जैन वहाँ नर्मदा रिवर कहाँ से आ गई? नहीं नहीं, वो अलग है, वो अलग है, नहीं वहाँ नहीं। वहाँ नर्मदा कहाँ से आ गई? वहाँ नहीं। अमरकंटक के आसपास प्रॉब्लम। इसको जब है ना हो सकता है ये पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश में कहाँ मिला, तो देख लेना, मुझे भी नाम एक्चुअली याद नहीं आ रहा है लेकिन पढ़ा ठीक है। इसका नाम काफी फेमस 1982 में नर्मदा रिवर वैली में जो हथनौरा प्लेस है वहां से इसको हाँ ठीक है, हथनौरा। चलिए अच्छा ये बताइए मिनरल साइकिल क्या होता है, क्योंकि ये पूछ सकते हैं ना मध्य प्रदेश में कहाँ मिला, आप बता रहे हो तो आप अगर मान लीजिए किसी ने बता दिया तो हाँ बताइए कहाँ मिला था मध्य प्रदेश में, तो ऐसे वैसे हिस्ट्री का है लेकिन पूछ सकते हैं। चलिए अच्छा ये बताइए कि मिनरल साइकिल क्या होते हैं? मिनरल खनिज, मिनरल साइकिल क्या होता है? मिनरल साइकिल मतलब मिनरल का चक्रण, तो ये मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना, लाइक जैसे हम प्लांट्स को खाते हैं तो प्लांट्स के मिनरल्स हमारे पास चले जाते हैं, है ना। फिर अगर कोई एनिमल्स मर जाते हैं तो वो अगेन उसमें सॉइल में चले जाते हैं, फिर सॉइल से प्लांट अगेन उसको ले लेते हैं, तो इस तरह से चक्कर चलता रहता है मिनरल्स का, इसे मिनरल साइकिल है। चलिए नाइट्रोजन साइकिल के बारे में थोड़ा बताइए, ये किस प्रकार से चलती है नाइट्रोजन साइकिल के बारे में बताइए। हाँ शिवांशु बताइए नाइट्रोजन साइकिल। आप लोग भी तैयार रहिए, आपसे अगले प्रश्न पूछूंगी, बताइए। हाँ नाइट्रोजन साइकिल बताइए। एनवायरनमेंट नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है N2 के फॉर्म में, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और इस कारण प्लांट्स इसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो इसके प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए प्लांट्स इसको सबसे पहले ठीक से करते हैं, जिसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है, और ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है जिसमें मोनिफिकेशन होता है, नाइट्रेट्स में कन्वर्जन होता है, नाइट्राइट्स में कन्वर्जन होता है, और अल्टीमेटली प्लांट्स इसको NO3 के फॉर्म में एसिड करते हैं। देन इससे प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं प्लांट, और ये प्लांट की बॉडी में स्टोर हो जाता है। जब कोई एनिमल या हर्बिवोर्स के बॉडी में प्लांट्स जाते हैं तो ये प्रोटीन प्लांट से एनिमल में ट्रांसफर हो जाता है। इस तरह से नेचर से प्लांट्स एनिमल में और एनिमल से ये जो नाइट्रोजन है फिर रिलीज होकर एनवायरनमेंट में पहुंच जाता है। तो इस तरह से नाइट्रोजन की साइक्लिंग सीक्वेंस होती रहती है, मूवमेंट होती रहती है, दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन साइक्लिंग। और प्लांट्स में होने वाली नाइट्रोजन फिक्सेशन के अलावा नेचर में और भी कई सारे इंसिडेंट्स हैं जिसके थ्रू नाइट्रोजन का फॉर्म चेंज होता है, जैसे कि लाइटनिंग है, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इन सभी के थ्रू भी नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में मूव करता रहता है। ओके जयप्रकाश जी, आपकी क्या डेट है? आप अभी ऐड हुए, मैंने सब लोगों से पूछा था, सबके ज्यादातर 11-12 के आसपास ही थे। आप बताइए आपका क्या है डेट इंटरव्यू की? हाँ जी जी मैम मेरी 12 नवंबर है। 12 नवंबर। चलिए ज्यादा मेरी फिक्स है। आपका सबसे पहले। चलिए चलिए बताइए कि नाइट्रोबैक्टर जो है उनका क्या इम्पोर्टेंस है इसमें? नाइट्रोबैक्टर के बारे में थोड़ा बताइए। नाइट्रोजन फिक्सेशन में ही इनका रोल है नाइट्रोबैक्टर का क्या करते हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में? नाइट्रेट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। हाँ जी बताइए, जय आप बता रहे थे कुछ, जयप्रकाश जी बताइए। जी मैम नाइट्रोबैक्टर नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया है हाँ। और नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलते हैं। चलिए अच्छा ये बताइए नॉस्टॉक और एनावीना क्या है? जी मैम। नॉस्टॉक और एनावीना इनके बारे में सुना है आपने? जी मैम ये दोनों साइनोबैक्टीरिया है जिसको ब्लूबिलियन एल्गी भी कहते हैं, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में रोल प्ले करते हैं, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनको बायोफर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है। चलिए अब ये बताइए बायो फर्टिलाइजर क्या होता है, बताइए। कौन बताएगा? हाँ जी बताइए, आप ही बताइए। नेक्स्ट प्रश्न फिर फरीदा जी से पूछूंगी। चलिए फरीदा जी तैयार रहिए। हाँ जयप्रकाश जी बताइए बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं? चलिए कोई बात नहीं, फरीदा जी आप बताइए बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं? हम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि सॉइल में ऐड किए जाते हैं जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो और अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को इजीली मिल सके, अब्सॉर्ब कर सके, तो उसे हम बायो फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। अमित जी
यस मैम। आपकी डेट क्या है? मैम एजोला राइस क्रॉप में एजोला मिलाते हैं और बायोलॉजिकल ओरिजिन सोर्स से होना चाहिए जो भी फर्टिलाइजर है। पाउडर को भी अपन बायो फर्टिलाइजर में यूज करते हैं, वर्मी कंपोस्ट। एजोला के बारे में बताइए, एजोला क्या है? आपने एजोला बताया। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है मैम। एजोला हाँ, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, इसमें अपन को एडिशनल यूरिया वगैरह नहीं देना पड़ता है। यूरिया, चलिए यूरिया का फॉर्मूला बताइए। आप लोगों ने पढ़ा होगा, भले ही अभी आपका जूलॉजी है, लेकिन इसमें प्रश्न ऐसा नहीं है कि जूलॉजी NH3CONH3 NH3CONH3 नहीं है, NH2CONH2। देखो कुछ कॉमन फॉर्मूले हैं वो पूछ ही लेते हैं, तो थोड़ा एक दो फॉर्मूले भी पूछ लेती हूँ आप लोगों से। चलिए बताइए, स्ट्रॉन्ग एसिड बताइए कितने होते हैं, क्योंकि ये भी आप लोगों से जो ग्रेजुएशन लेवल के भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। हाँ जी बताइए, स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम बताइए थोड़ा मुझे। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए अच्छा ये बताइए अमित जी, एक्वारेजिया के बारे में बताइए थोड़ा। एक्वारेजिया क्या होता है? मैम HCl प्लस NO2 को मिला के हम एक्वारेजिया गोल्ड को डिसॉल्व करने के लिए यूज होता है। One ratio HCl, HNO3 sorry, one ratio HCl and 3 ratio HNO3 नाइट्रेट आ जाता है। नाइट्रिक एसिड रहता है। शिवांशु जी इसका यूज बताइए। हाँ बताइए इसका यूज बताइए शिवांशु। एक्वारेजिया आपने इसका यूज सुना है क्या? चलिए कोई बात नहीं, नहीं सुना हो तो कोई बात नहीं है। ये जो कुछ गोल्ड वगैरह है उसमें जो गलाने वगैरह में करते हैं, ये नहीं पूछा जाएगा, बस ये कॉमन फॉर्मूले कभी कभी पूछ लेते हैं। अच्छा एलम का नाम क्या बोला है? क्लियर नहीं हुआ है। एक्वारेजिया। एक्वारेजिया, हाँ HCl और HNO3 से तैयार होता है ये। तो चलिए अच्छा ये बताइए कि आप लोगों ने उसके बारे में सुना है, एलम के बारे में? एलम पूछ लेते हैं क्योंकि हाँ जी एलम के बारे में बताइए शिवांशु जी, एलम क्या है? जो एलम है वो एक तरह से एल्यूमिनियम का सॉल्ट है, इसको हम हिंदी में पिटनीक कहते हैं, और ये एक तरह से डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में यूज किया जाता है और क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि ये डर्ट को सेडिमेंट कर देता है वाटर बॉडी के अंदर। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल मैटर्स हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं और वाटर को क्लीन कर देता है। ओके और आई एम नॉट रॉन्ग, इसका फॉर्मूला होता है AN2SO 24H2, मतलब वाटर के 24 हाइड्रेटिंग मॉलिक्यूल्स के साथ बनता है, ये एल्यूमिनियम का सॉल्ट है। हाँ K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H ऐसा कुछ होता है। फॉर्मूले नहीं पूछेंगे, बस यूज पूछ सकते हैं, क्योंकि आप इसमें भी यूज कर लेते हैं ना हम लोग की ब्लड वगैरह में। मेनली चिलेटिंग एजेंट है, पूरे वाटर मॉलिक्यूल के इम्प्योरिटीज को चिलेट करके सेटल डाउन कर देता है। वाटर प्यूरिफिकेशन में मेनली इसका यूज होता है। तो कभी पूछ, चलिए हाँ आफ्टर शेड में भी होता है। चलिए अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने सुना होगा कि गांव वगैरह जो रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र रहते हैं, वहां पर जो पानी होता है, ठीक है, तो कुओं वगैरह में अक्सर कुछ दवाई टाइप का डाल दिया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, ब्लीचिंग पाउडर भी डालते हैं, हाँ सफाई, पोटेशियम परमैंगनेट भी डालते हैं, हाँ, जिसको लाल दवाई भी कहते हैं। तो ये पूछ लेते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर इनका यूज होता है, डाल दिया जाता है पानी वगैरह को साफ करने में। और हमारे घरों में जो नगर निगम वगैरह जो है उनसे सप्लाई होती है पानी की, तो उसमें थोड़ा अजीब सी स्मेल आती है, तो उस स्मेल का कारण क्या है? क्लोरीन। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए, नॉकनी सिंड्रोम के बारे में आप लोगों ने सुना है? ये क्या अक्सर पूछ लिए जाते हैं, नॉकनी सिंड्रोम बताइए। नॉकनी सिंड्रोम जो है इसके बारे में सुना है? ये किस जो मिनरल्स है, ठीक है, मिनरल्स की अधिकता से होती है, किस मिनरल्स की अधिकता से होती है नॉकनी सिंड्रोम? हाँ जी, किसी ने सुना है आप लोगों में से जिसने भी इसके बारे में सुना हो? रश्मि जी आपने सुना है? हाँ जी फ्लोराइड, सही बताया किसने? फ्लोराइड की अधिकता। हाँ जी वेरी गुड, फ्लोराइड की अधिकता, नॉकनी सिंड्रोम। तो इसमें होता क्या है? फ्लोराइड की अधिकता की वजह से हमारे जो बोन्स है, बोन्स के जॉइंट में जो फ्लूइड होता है वो ड्राई हो जाता है, जिसकी वजह से बोन्स जो है वो मतलब जब बोन्स हम उठते बैठते हैं तो बोन्स के बीच में आवाज आती है। आवाज आती है? आवाज तो कहीं का साइनोवियल फ्लूइड जब सूख जाता है तब आती है। हाँ जी कौन बताए? हाँ बताइए। उनका शेप चेंज हो जाता है, तो इससे वो अनइवन प्रेशर डालते हैं, तो उस वजह से नॉकिंग नीज की आवाज आती है, क्योंकि पैर मुड़ जाते हैं।
चलिए, और इसमें क्या है, हमारे जो दांत वगैरह है वो भी प्रभावित वो भी होते हैं। काले पड़ हाँ, जाते काले हैं। से थोड़े हो जाते हैं। अच्छा, ब्लू बेबी सिंड्रोम के, हाँ जी, ब्लू बेबी सिंड्रोम बताइए, ये क्या होता है? दिशा जी आप बताइए, ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्योंकि हम लोगों को ज्यादातर हम लोगों ने जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में देख लिया, आपसे प्रश्न भी पूछ लिया, आप लोगों ने बताए भी है। अब कुछ ऐसे डिसऑर्डर, मतलब डिसऑर्डर सिंड्रोम के बारे में बताइए जो मेनली मैं उससे मिनरल्स वगैरह, विटामिन के भी आप लोग बता चुके हैं, मैं प्रश्न भी पूछ चुकी हूँ। अब थोड़ा मिनरल्स वालों पे आ जाते हैं, क्योंकि इन पर अभी एक भी बार प्रश्न नहीं हुए। तो ये बताइए कि जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है, तो ये किसके अधिकतर से होता है? और बच्चों में अक्सर देखा जाता है ये ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो बताइए। मर जाते हैं बच्चे। हाँ जी, बताइए फिर। ब्लू बेबी सिंड्रोम सुना है इसके बारे में आप लोगों ने? और अधिकांशतः नाइट्रेट हाँ, नाइट्रेट सही बता रहे हैं आप, बताइए। नाइट्रेट की वजह से इसको मिथेनेमोग्लोबिन क्या कुछ ऐसी बोलते हैं, हाँ। मिथेनोग्लोबिन या हाँ, तो इसके कारण होता है बच्चों में, तो इसको थोड़ा देख लेना। अक्सर जो है हमारे आयोग विभिन्न जो परीक्षाएं आयोजित कराता है उसमें ये प्रश्न पूछता है, साथ ही इंटरव्यू वगैरह में कई बार ये प्रश्न जो है अक्सर पूछे गए हैं, अगर बीमारियों की बात करें। चलिए, अच्छा आप मुझे बताइए, प्रायोन्स और वायरस में क्या अंतर होता है? या प्रियोन्स, वायरस, कुछ भी बोल सकते हैं, बताइए। प्रायोन्स मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं और जो वायरसेस होते हैं वो एक एक्सटर्नल एजेंट होता है जो कि बॉडी को अफेक्ट करता है या अटैक करके अपना नंबर इंक्रीज करता है। प्रायोन्स तो मिसफोल्डेड बॉडी के अंदर ही बनते हैं। चलिए, अब इसमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्या क्या हो सकता है? वायरस में क्या होते हैं जेनेटिक मटेरियल्स के रूप में? आरएनए, डीएनए दोनों। चलिए, अब मुझे इससे हो क्या रहा है, बार बार रिपीट आवाज होती है। चलो, अब ये बताइए कि जो प्लांट वायरस होते हैं मोस्टली, तो उसमें डीएनए होता है कि आरएनए होता है? एनिमल वायरस जो है उनमें मतलब डीएनए आरएनए दोनों होते हैं, या सिर्फ डीएनए होता है, या आरएनए होता है, क्या होता है जेनेटिक मटेरियल में? बताइए आप लोग। प्लांट वायरसेस है उनमें जनरली आरएनए जेनेटिक मटेरियल के तौर पर देखने के लिए बनता है, जैसे कि टोबैको वायरस है टीएन, उसमें आरएनए। और जो एनिमल को होने वाली डिजीज है उनमें जनरली डीएनए हमें देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि बैक्टीरियोफेज। लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक एनिमल वायरस में डीएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करे, जैसे कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एक ऐसा होने वाली डिसीज है, लेकिन इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज आरएनए। तो ये कोई डाइवर्स चीज है वायरस के केस में कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करेगा या आरएनए। अच्छा, कोविड अगर बात करें, कोरोना, तो ये आरएनए था कि डीएनए था वायरस? आरएनए, ठीक है। अच्छा, अभी कुछ समय पहले चर्चा में रहा था ओआरएस से रिलेटेड, आपने कुछ न्यूज सुनी थी? हाँ जी, सागर से ये हुआ था। हाँ जी, बताइए प्रतिभा जी, आप बताइए। उसमें मिनरल्स की कुछ ओआरएस जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे उसमें मिनरल्स की क्वांटिटी कम थी, है ना, तो वो फिर उसको लिया गया था, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कम लैक्स में कुछ डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। सागर जिले की न्यूज थी। चलिए, हाँ दिशा जी आप बताइए, आप भी कुछ बता रहे थे। मैम अभी अभी एक केस सॉल्व हुआ है ओआरएस पे, जो ओआरएसएल पाउडर था वो साउथ की डॉक्टर हैं, उन्होंने क्लेम रेज किया था 8 साल बाद उनको, मेरे को फाइनली किसी भी पैकेट पे ओआरएस नहीं लिखा जाएगा। ये हाँ, तो ये अमित जी ने जो बताया इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अभी ये मेरे ख्याल से ये अगले अक्टूबर, ये यही मंथ चल रहा है ना, इसी मंथ की न्यूज है ये, तो अक्टूबर की है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अच्छा, ओआरएस जो है इससे संबंधित एक व्यक्ति के बारे में बता सकती हैं जिनको जो है आई थिंक पद्म भारत रत्न सम्मान से भी सम्मानित किया गया था, ओआरएस के जनक बोलते हैं जिनको, नहीं ओआरएस के जनक आई थिंक दिलीप महालनोबिस थे, एक बार इसको देख लीजिएगा। दिलीप महालनोबिस ओआरएस के जनक के रूप में इनको हम जानते हैं, और इनको भारत रत्न नहीं, पद्मश्री अवार्ड, आई थिंक हाँ, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था, पद्म अवार्ड से, ठीक है। पद्म विभूषण, शायद पद्म विभूषण ही था, आप लोग देख लीजिएगा। पद्म अवार्ड से सम्मानित, भारत रत्न नहीं है, पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था दिलीप महालनोबिस को, तो इसको देख लीजिएगा। ओआरएस के जनक है, और क्योंकि ओआरएस जो अभी इसी मंथ थोड़ा चर्चा में भी रहा है, तो हो सकता है पूछ लिया जाए। अच्छा, ओआरएस जो है वो तैयार, उसमें होता क्या क्या है ये बताइए, ओआरएस में क्या क्या होता है? नमक शक्कर, नमक शक्कर ही होता है, और कुछ नहीं होता? हाँ जी, कौन बताएगा मुझे? सिट्रिक एसिड भी होता है। चलिए,
पोटेशियम होगा उसमें, मिनरल्स भी होते सोडियम हैं। क्लोराइड होगा, ग्लूकोज होगा, हम्म। और सोडियम सिट्रेट भी होगा, और कुछ बाइकार्बोनेट भी होंगे। अच्छा, छिंदवाड़ा वाला केस तो आप लोगों ने सुना ही होगा, काफी चर्चा में रहा है, WHO तक पहुंच गया था, तो इसको तैयार कर लीजिएगा आप लोग। छिंदवाड़ा वाला बताएंगे इसके बारे में सब लोग, आप लोग एक एक करके मुझे अपने विचार दीजिए। कोल्ड सिरप में डाइएथिलीन की मात्रा ज्यादा पाई गई थी। अब देखिए, ये डाइएथिलीन जो है वैसे तो केमिस्ट्री का है, लेकिन आपसे पूछ सकते हैं, तो डाइएथिलीन के बारे में भी थोड़ा जो है इन्फॉर्मेशन तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो कल परसों जो है, परसों हुआ था, क्या बोलते हैं, कृत्रिम वर्षा कराई गई थी, तो इसके बारे में भी थोड़ा तैयार अच्छे से कर लीजिएगा, आर्टिफिशियल रेन के बारे में। मैडम लेकिन हुई तो थी नहीं थे। कहाँ नहीं हुई? मैम दिल्ली में न्यूज तो यही आई कि रेन तो हुई ही नहीं, बादल हो गए। इतना ट्रायल हुई थी, 2 बार ट्रायल हुई, दोनों बार नहीं पता हुई। तो आप प्रश्न तो पूछेंगे ना, उसका वो प्रोसेस जो भी किया गया आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें किस किस प्रकार के जो है केमिकल का यूज होता है ये बताइए आप, क्योंकि अभी नहीं हुई लेकिन कई बार हो चुकी है। जो है टेस्ट तो है, अगर बात करें एक्सपेरिमेंट के तौर पर तो कई बार, दिल्ली में नहीं हुआ लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र वगैरह में और भी कई जगह इसको इस तरीके से टेस्ट कराए गए हैं हमारे भारत में। तो ये बताइए कि आर्टिफिशियल रेन जो है उसमें किस प्रकार के केमिकल जो है उनका यूज किया जाता है, क्या क्या यूज किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट, हम्म, पोटेशियम नाइट्रेट और आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, इनका मिक्सचर को जो दिया जाता है, हाई प्रेशर पर रिलीज किया जाता है। तो इसमें होता क्या है आखिर? रिलीज करने से क्या होता है? ये जो कुछ केमिकल है उसको रिलीज करते हैं। हाँ, एयर से मॉइस्चर को ड्रैग करते हैं, जिस कारण वो ड्रॉपलेट और हैवी बन जाता है, तो वो नीचे बारिश के रूप में आता है एयर के मॉइस्चर। चलिए, तो इसको आप थोड़ा ये मैम बादलों को कंडेंस करने का काम करते हैं, इससे कंडेंसेशन होता है और बारिश देखिए, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, जो हमारे क्लाउड है, बादल है, उनमें मॉइस्चर का होना जरूरी है कि नहीं है? बिना मॉइस्चर के भी हो सकती है, मॉइस्चर होना जरूरी है कि नहीं है? जब ये केमिकल जो है उस पर डाले जाते हैं, छिड़काव किया जाता है, तो उस समय जो क्लाउड है उनमें मॉइस्चर होना जरूरी है कि नहीं है, ये बताइए। क्योंकि जो बादल है, हाँ बताइए। जरूरी है मैम, जरूरी है, बिना मॉइस्चर के कुछ नहीं होगा। अच्छा, एक और प्रश्न है, जो ये बताइए, आप लोगों में से कड़कनाथ के बारे में आप लोगों ने सुना है? जी मैम। हाँ जी, मुर्गा है, मुर्गा ही है, मुर्गा भी है, मुर्गी भी होती है कड़कनाथ, ऐसा तो मुर्गी भी होती है। तो आप कभी ऐसा नहीं बोलिए कि कड़कनाथ मुर्गा मुर्गी, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं कड़कनाथ मुर्गा ही है, लेकिन उसमें मुर्गी भी तो होती है कड़कनाथ। तो मुर्गा जो है उनकी एक क्या है, वैरायटी है कड़कनाथ। कहाँ पाई जाती है? हमारे झाबुआ, ठीक है। चलिए, इसके बारे में थोड़ा बताइए, कड़कनाथ के बारे में। जीआई टैग मिला है। नॉर्मल मुर्गे से जो बॉयलर और देसी मुर्गे से 17 टाइम्स मोर प्रोटीन होता है, उसमें फैटी एसिड्स होते हैं। किस टाइप के फैटी एसिड होते हैं? मैडम पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मोर रहते हैं, और ओलिगो ओमेगा 3 भी रहता है। चलिए, अब मुझे फरीदा जी बताएंगे सबसे पहले। आपका सबसे पहले है ना 6 को, और किसी का 6 को है? जी मैम। और किसी का आप लोगों में से 6 को है क्या? मेरा 7 को। आपका 7 को है। हाँ, तो अच्छे से तैयारी करिए। बस आपके पास अब कितने दिन बचे हैं? ये अक्टूबर गया, 7 दिन, 8 से 7 दिन। एक दिन आने में जाने में लगेगा। आप लोगों में से अधिकांश लोग बाहर के ही है ना, इंदौर के बाहर के ही है ना? कुछ तो दूसरे स्टेट्स के भी हैं, तो MP वालों का फिर भी ठीक है, दूसरे स्टेट्स को तो आने जाने में भी टाइम लगेगा। कितने दिन बचे? तो अच्छी तैयारी रखिए बस, और रिलैक्स होके आंसर देने की कोशिश की, क्योंकि आप लोगों में अभी भी कुछ लोग हैं जो आंसर नहीं देते हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए तभी वहां दे पाएंगे। हाँ, तो मैं कहाँ थी? कड़कनाथ पे। तो आप फरीदा जी बताइए, आप कड़कनाथ। मैम कड़कनाथ हमारे MP का एक लोकल ब्रीड है, जो कि झाबुआ साइड में पाया जाता है, और इसे GI टैग मिला हुआ है, और ये काले रंग का होता है, जो कि इसका मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएटिंग फीचर है। इसका जो प्लमेज होता है वो भी थोड़ा डिफरेंट होता है, और इसे काली मासी भी कहा जाता है, और इसके अंदर प्रोटीन और आयरन का कंटेंट दूसरे जो चिकन के ब्रीड्स है उससे हायर होता है। फैट और कोलेस्ट्रॉल इसमें कम होता है, इसीलिए इसे काफी न्यूट्रिशियस माना जाता है। अच्छा, आप लोगों में से कोई झाबुआ के आसपास है? आप लोगों में से कोई?
झाबुआ अलीराजपुर साइड से कोई है कि नहीं है? कोई नहीं है अभी। वैसे तो मुझे पता है कि डेव आया उसमें है कुछ लोग उस साइड से, लेकिन अभी फिलहाल जो है आप लोगों में से कोई है कि नहीं है? कोई नहीं है। चलिए, लाल चीटी की चटनी, इसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। लाल चीटी की चटनी मिला है जीआई टैग, मध्य प्रदेश में नहीं मिला है लेकिन मिला है लाल चीटी की चटनी को जीआई टैग। मैं और जीआई टैग नहीं पूछूंगी, सिर्फ ये 2 जीआई टैग के बारे में पूछ रही हूँ। तो लाल चीटी की चटनी बताइए, ये क्यों खाई जाती है? ऐसा इसमें क्या है कि इसको खाते हैं? फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड के कारण खाते हैं हम। लाल चीटी की चटनी से हमको फॉर्मिक एसिड मिल रहा है। हाँ, प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन का अच्छा कंटेंट सोर्स है, हाँ। आयरन कैल्शियम से खट्टे के कारण नहीं खाते। हाँ, आपने सही बताया। खट्टी खट्टी लगती है। वो खट्टी खट्टी तो आपने सर्दी खांसी में भी काम करती है, एनीमिया वजन बढ़ाने जैसी बीमारियों में हमें हेल्प करती है। अच्छा, मध्य प्रदेश में कोई ऐसी जनजाति है जो इसका यूज करती है? ये सहरिया जनजाति में भी अक्सर जो है उसको तैयार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी सहरिया जनजाति के लोग खाते हो, लेकिन मध्य प्रदेश में भी। अच्छा, ये बताइए किस राज्य के लाल चीटी की चटनी को जीआई टैग मिला हुआ है? उत्तराखंड कश्मीर। उत्तराखंड कश्मीर कहाँ से आ गया इसमें? ईस्ट साइड में कहीं पे मिला हुआ होगा। उड़ीसा साइड है, देख लेना एक बार। उड़ीसा साइड है लाल चीटी की चटनी। ठीक है, इसको मिला था। चलिए, अब मुझे ये बताइए आप कि अगर मैं बात करूं लोकोमोशन और मूवमेंट, इसमें क्या अंतर होता है? लोकोमोशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, मूवमेंट मतलब अपनी प्लेस पर भी रह के कुछ मूवमेंट हो सकते हैं। तो मूवमेंट जो है किसके द्वारा होता है, ये बताइए। लोकोमोशन और मूवमेंट में दोनों में ही मसल्स की रिक्वायरमेंट होती है, पर अगर हम एक जगह बैठे हैं और अगर मसल्स मूव हो रही है तो मूवमेंट में आएगा, पर अगर हम स्केलेटल मसल्स यूज करके कहीं जा रहे हैं तो लोकोमोशन में आएगा। चलिए, तो अब स्केलेटन मसल्स आपने बताया, मुझे थोड़ा स्केलेटन के बारे में बता दीजिए। ये बता दीजिए कि ऐसे कौन से जॉइंट हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, जिनमें साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उन जॉइंट के बारे में बताइए। उनके नाम बताइए, नीज बीज नहीं, जॉइंट के नाम। एक एक करके चलिए, शिवांशु जी सबसे पहले बताएंगे अभी। हाँ, बताइए। साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल में देखने के लिए मिलता है। और फिर इसके बाद दूसरा आता है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट जो एल्बो और नी में देखने के लिए मिलता है। फिर इसके बाद तीसरा आता है पाइवोट जॉइंट, जो एटलस के बीच में देखने के लिए मिलता है। एटलस और जो हमारा ब्रेन का ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है, उनके बीच में ये जॉइंट है। फिर इसके बाद सैडल जॉइंट आता है। सैडल जॉइंट होता है थंब का जो मेटाकार्पल है और रिस्ट की कार्पल है, इसके बीच में ये देखने के लिए मिल जाता है। तो इस तरह से अलग अलग तरह के साइनोवियल जॉइंट्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जो लिमिटेड या 360 मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो 360 डिग्री मूवमेंट देता है, जो हिंज जॉइंट है वो 180 डिग्री मूवमेंट देता है। तो इस तरह से इनके अलग अलग फीचर्स हैं। अच्छा, पावर्ड जॉइंट के बारे में बताइए, ये किस टाइप का जॉइंट है पावर्ड जॉइंट? हाँ जी, अब बताइए अमित जी, आप बता रहे थे, बताइए पावर्ड जॉइंट के बारे में बताइए। आप लोग भी तैयार रहिए, आप किसी से भी पूछ सकती हूँ मैं। सबसे पहले अमित जी बताइए पावर्ड जॉइंट। रिकॉल नहीं कर पा रहा उस टाइम। हाँ, सुना है इसके बारे में? ये जॉइंट किधर रहता है, नहीं पता? चलिए, हमारे गर्दन के घूमने वाले पोजीशन पे, मतलब एटलस वर्टिब्रा और ब्रेन का जो टर्मिनल पॉइंट होता है ऑक्सीपिटल कंडाइल से लगा हुआ ईपीओ जॉइंट यहाँ पर होता है। इधर होता है पावर्ड जॉइंट। तो ये किस टाइप के जॉइंट में आएगा? अगर मैं बात करूं, मेन 3 टाइप के जॉइंट प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। तो जिसकी सबसे पहले बात कर रहे थे, साइनोवियल जॉइंट जो है, ठीक है, तो ये उस कैटेगरी में आते हैं या फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट की कैटेगरी में आते हैं? बताइए जयप्रकाश जी मैम। हाँ जी, जॉइंट मेनली 3 टाइप के होते हैं ना, साइनोवियल जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट एंड कार्टिलेजिनस जॉइंट वगैरह, ये सुने होंगे आप लोगों ने। तो हाँ, साइनोवियल जॉइंट के अंतर्गत है। साइनोवियल के अंतर्गत। हाँ जी, फरीदा जी बताइए, जयप्रकाश जी सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? जी मैम, साइनोवियल में पाइवट जॉइंट में आएगा।
रबर जॉइंट महंगा है। चलिए मुझे कार्टिलेज जॉइंट के बारे में अब मैं जिससे पूछूंगी वो मुझे बताएंगे। और किसी का 6 को है क्या आप लोगों में से? 6 या 7 को किसी का है? मेरा है अमित। अच्छा आपका 7 का है। हाँ आपका फरीदा का तो मुझे पता है, फरीदा का 6 को है, आपका 7 को है। चलिए तो अब रश्मि जी बताएंगी। रश्मि जी आप लोग भी आंसर दिया करिए ना। रश्मि जी बताइए मुझे कार्टिलेज जॉइंट के बारे में बताइए, ये कहाँ पाए जाते हैं? ऑफिस में मैं अपनी घर से छुट्टी ले पाऊंगी तब आंसर दे पाऊंगी। अभी ऑफिस में हूँ, खाली बस चल रही हूँ। तो आप छुट्टी ले लीजिए। अब दिन ही कितने रह गए अब? कब से ले रही है छुट्टी? चलिए ठीक है, तो ठीक है आप लोग सुनिए, कोई बात नहीं है। चलिए कौन बताएगा मुझे? वर्टिब्रा से बीच में जो जॉइंट होती है, हम्म। वर्टिब्रा के बीच में वो कार्टिलेज जॉइंट होती है शायद। कार्टिलेज जॉइंट, हाँ जी फरीदा जी आप बताइए। मैम जिन बोन्स के बीच में मूवमेंट कम होता है तो वहाँ पर कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं। जैसे कि वर्टिब्री के बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, फिर जो प्यूबिक बोन्स है उनके बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर लिमिटेड मूवमेंट वाली जो प्लेसेस होती हैं जिनमें बहुत कम टाइम मूवमेंट होता है वहाँ पे कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं। चलिए प्रतिभा जी ये बताइए कि कार्टिलेज क्या होते हैं? प्रतिभा, प्रतिभा जी। चलिए प्रतिभा जी लगता अभी है नहीं यहाँ। दिशा जी आप बताइए कार्टिलेज क्या होते हैं? चलिए अब मैं, हाँ जी बताइए कार्टिलेज क्या होते हैं? दिशा जी बताइए। मैम एक एक प्रकार का कार्टिलेज जॉइंट एक प्रकार का जोड़ होता है जिसमें हड्डियां उपास की तरह जुड़ी होती हैं। चलिए शिवांशु जी अभी थोड़ा मुझे सही आंसर नहीं मिला है, आप बताइए कार्टिलेज क्या होते हैं? कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप है जो कैल्शियम एंड फॉस्फेट के सॉल्ट से मिलकर बना होता है। इसको हम बोन से डिफरेंशिएट कर सकते हैं इस बेसिस पर ये बोन के कंपैरिजन में थोड़ा सा प्लाईवुड होता है और सॉफ्ट मैट्रिक्स का बना हुआ होता है। ओके बॉडी में अगर कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं जहां पर हमें मूवमेंट की जरूरत होती है, जैसे कि हमारा जो एक्सटर्नल ईयर है वहां पर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, जो हमारा नोज वाला टिप का एरिया है वहां पर प्रेजेंट होता है। ओके हमारी बॉडी जो पीछे की तरफ वर्टिब्रल बोन्स होती है उनके पीछे व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज होता है। आगे की तरफ जब रिब्स आगे स्टर्नम से कनेक्ट होती है तो वहां पे हाइलेट कार्टिलेज होता है। जो पीछे साइड जो प्यूबिक बोन्स होती है ऊपर हाइलेट कार्टिलेज होता है। तो कई जगह पर बोन्स के बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने के लिए प्रेजेंट होता है। अच्छा ट्रेकिया में भी होते हैं कार्टिलेज कि नहीं होते हैं? ट्रेकिया में आपने बताया क्या? इसमें कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होती है, तो इसका क्या मतलब जरूरत क्या पड़ी कार्टिलेजिनस रिंग वहां प्रेजेंट होने की? अगर नहीं होती तो क्या होता? ये सॉफ्ट होते हैं और हाँ। वापस शेप ले लेते हैं, ये कैल्सिफाइड हो जाएंगे तो बोन बन जाएगी। ओके नो मैं ये क्लैरिफाई एक करके सकते हैं। अगर हमारे पास एक स्ट्रॉ है और हम उसमें से एयर को सक करें तो जो उसकी वॉल्स होती है वो कोलैप्स कर जाएंगी। अगर हम अपने ट्रैकिया को इसी तरह से इमेजिन कर लें कि ये एक स्ट्रॉ है तो जब एयर बॉडी से बाहर जाएगी तब इसकी बॉल्स चिपक जाएंगी, कोलैप्स कर जाएंगी। इस चीज से बचाने के लिए कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती है ताकि जब हाई फोर्स से एयर बाहर जाए तो इसकी शेप में या चेंज नहीं हो। चेंज ठीक है सही है। चलिए दीपक जी आप कहाँ थे अभी तक? दीपक जी हाँ कहाँ थे अभी तक? अच्छा आप ठीक है, आपकी डेट कब की है? 11 तारीख की। चलिए सबको बधाई, जल्दी से सबका सिलेक्शन हो जाए और सब लोग फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए आप लोग। चलिए तो अब दीपक जी बताएंगे मुझे कि हम अभी मैं उस पर बात कर रहे थे हम लोग जॉइंट वगैरह पे, तो ये बताइए कि हमारे ब्रेन में किस टाइप का जो जॉइंट होता है, ब्रेन में जो बोन होती है उनके बीच में उसको क्या कहते हैं? सॉरी मैम नहीं मालूम। अच्छा ब्रेन में अब किस तरीके का जॉइंट पाया जाता है? साइनोवियल जॉइंट की, कार्टिलेजिनस जॉइंट की, फाइब्रस जॉइंट, इसके बारे में कुछ नॉलेज है? मैं टाइप पूछ रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा मैं जिससे पूछ रही हूँ पहले मुझे वो आंसर देंगे, फिर आप लोगों में से कोई भी दे सकते हैं, किसी ने अभी तक जिसने नहीं दिया हो। कोमल जी आप बताएंगी?
ये सर फाइब्रस जॉइंट जो कि मुंह पर होता है। फाइब्रस जॉइंट पाया जाता है। चलिए हाँ, अब इसके बारे में बताइए मानसी जी, किस टाइप का फाइब्रस जॉइंट, उसका नाम क्या है पर्टिकुलर, हम क्या बोलते हैं उसको? सही बताया, फाइब्रस टाइप का जॉइंट होता है, नाम बताइए उसका। मैम तो दो हेमिस्फीयर बताइए मानसी। कॉर्पस कॉलोसम। कॉर्पस कॉलोसम थोड़ी ना है, जॉइंट का नाम पूछ रही हो, उसको क्या बोलते हैं? हड्डियां जो होती हैं जुड़ी होती हैं उसे क्या बोलते हैं? हाँ शिवांशु आप बताइए। मैम ये एक तरह का फ्लेवरस जॉइंट है जो मूवमेंट को ब्लॉक कर देता है पूरी तरह से, और इनके बीच में जो कनेक्शन बनते हैं उनको सुचर्स कहते हैं, जिसके ये कारण जो बोन्स है वो मूव नहीं कर पाते। हाँ, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कॉर्पस कैलोशम नहीं बोलते उसको, सुचर बोलते हैं। अगर हमारे ब्रेन में साइनोवियल जॉइंट होता तो क्या होता? सोचो आप लोग, क्या होता? अच्छा, ब्रेन के बोन के जो क्रेनियल बोन है उनके नाम बता दीजिए, मुझे कोई भी बता दीजिए। अमित जी आप ही बता दीजिए, क्रेनियल बोन के नाम बताइए। टेम्पोरल बोन, पैराइटल बोन, ऑसिपिटल बोन, फ्रंटल, फ्रंटल, बस हो गए चार। फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, एथेमॉइड, हाँ ये भी तो रह गया। हाँ जी, हाँ टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, इथमॉइड एंड स्फीनॉइड। इसमें पेयर पेयर में कितनी पाई जाती हैं? एक फ्रंटल, इथमॉइड एंड स्फीनॉइड सिंगल होती है। दो जो होती है वो पेयर में। हाँ चलिए, अब मुझे ये बताइए माल न्यूट्रिशन क्या है? माल न्यूट्रिशन, कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है माल न्यूट्रिशन, इसके बारे में थोड़ा बताइए। माल न्यूट्रिशन, हाँ बताइए प्रतिभा। माल न्यूट्रिशन ये होता है कि न्यूट्रिशन आप ले तो रहे होते हैं लेकिन वो बैलेंस डाइट नहीं होता, उसमें प्रॉपर सभी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, दैट इज कॉल्ड माल न्यूट्रिशन। चलिए और बताइए, मुझे भी इतना जो है, मैं आपके आंसर मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। चलिए बताइए, कोई और बताइए। बॉडी में जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होती है उसकी कमी हो जाना कहलाता है मैडम कुपोषण। कमी होना, चलिए और बताइए। अकेला कमी होना नहीं होता। हाँ जी, कुपोषण क्या होता है? चलिए कौन बताएगा? जयप्रकाश जी आप बताएंगे। कुपोषण मतलब बैलेंस डाइट का नहीं होना, बॉडी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या लिपिड, विटामिन किसी भी ये डिफिशिएंसी सिम्टम को, डिफिशिएंसी को कुपोषण कहा जा सकता है। ओवर इनटेक ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट भी malnutrition में आ सकता है। मतलब हम ज्यादा ले रहे हैं तो भी माल न्यूट्रिशन में आएगा, कुपोषण में आएगा, और कम ले रहे हैं तो भी आएगा। अकेला कमी नहीं होता, लेकिन हम जनरल बोल देते हैं कि हाँ किसी की हमको अगर न्यूट्रिएंट की कमी है तो वो ही कुपोषण है, माल न्यूट्रिशन। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो बैलेंस डाइट अगर नहीं है तो बस वो हमारा माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, क्योंकि हमको जो न्यूट्रिएंट है या तो ज्यादा मिलेंगे और या फिर बहुत ही कम मिलेंगे, और दोनों ही हमारे लिए क्या है, हार्मफुल, हानिकारक हो सकते हैं। जैसे आयोडीन, ठीक है, आपको कमी है, या फिर किसी अगर जो है मिनरल्स की बहुत अधिकता हो रही है, या फिर प्रोटीन जो है वो भी आप अधिक ले रहे हो, तो प्रोटीन की अधिकता भी नुकसानदायक होती है, क्योंकि हर प्रोटीन जो है वो जो है एस्केटरी सिस्टम के थ्रू जो है बॉडी से नहीं निकलता। अच्छा ये बताइए कि ऐसे कौन से प्रोटीन है जो है हमको डेली जिनकी आवश्यकता होती है? डेली चाहिए ही चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई एक दिन खा लिया तो वो स्टोर होके है 2 दिन काम चला सकते हैं। ऐसे कुछ प्रोटीन के नाम बताइए। प्रोटीन नहीं, सॉरी विटामिन, मैंने प्रोटीन बोल दिया तो मैं फिर से बोल रही हूँ, विटामिन के नाम बताइए। हाँ जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो हमको डेली चाहिए होते हैं। डेली चाहिए ही चाहिए होते हैं, सही है। चलो अब ये यहाँ पर खत्म करते हैं, एक और जॉइंट का प्रश्न पूछ के जॉइंट वाला पोर्शन जो है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये बताइए आप कि अगर मैं बात करूं हमारा जो रिब्स है, ठीक है, रिब्स जो है एक फ्लैट बोन जो जिसे स्टर्नम कहते हैं उससे कनेक्ट होते हैं, तो मुझे थोड़ा रिब्स के बारे में बताइए आप। रिब्स जो है हाँ कितने टाइप है, इनको एक को कहा जाता है ट्रू रिब्स, और इसी को हम वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स भी कहते हैं, क्योंकि जो शुरुआत के स्टेज पे होते हैं रिब्स के, वो सामने की तरफ फ्रंटल आकर जुड़ते हैं स्टर्नम के साथ में, और बैक साइड पे जाकर जुड़ते हैं वर्टिब्रल कॉलम के साथ। इसके अलावा 9th एंड 10th पेयर जो होता है उसको फॉल्स रिब्स कहते हैं, या उनको
हम वर्टिब्रल रिब से कहते हैं, क्यों वर्टिब्रल कॉन्ट्रल रिब से कहते हैं, क्योंकि वो पीछे की तरफ तो जाकर वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्ट होती हैं, लेकिन आगे की तरफ स्टर्नम से जॉइंट होने की जगह पर वो टू रिब्स से जाके कनेक्ट हो जाती हैं हाइलाइन कार्टिलेज के थ्रू। तो इन्हें कॉल रिब्स कहा जाता है। और बाकी जो दो पेयर बचते हैं लिम्फ एंड बल्ज, इनको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ पीछे की तरफ जॉइंट होते हैं और ये वर्टिब्रल रिब्स कहलाते हैं। ओके, चलिए फरीदा जी, अब ये रिब्स बोन वाला पोर्शन थोड़ा इसको जाने देते हैं। अब ये मुझे आप बताइए कि कॉकरोच जो है उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगी, कॉकरोच में एस्केटरी सिस्टम, ठीक है? मैम जो कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम होता अच्छा, है, हाँ, उसमें एलिमेंट्री कैनाल होती है और एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं, और इसका जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें माउथ होगा, फेरेंक्स होगा, इसोफेगस, क्रॉप, और उसके पास एक स्पेशल चेंबर होता है जिसका नाम गिजार्ड होता है, जो कि ग्राइंडिंग के काम में आता है। चलिए इसके माउथ पार्ट के मुझे थोड़ा नाम बताइए, सिर्फ नाम बताइए, ठीक है? माउथ पार्ट जो है उनके नाम बताएंगे आप लोग कॉकरोच के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कॉकरोच का जो एस्केटरी सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा ऐसी सिंपल से बताना है आप लोगों को। तो माउथ पार्ट के बारे में मुझे कौन बताएगा? मैक्सिली और लोअर लिप रहता है जिसे लेबियम कहते हैं। लेबियम। चलिए एस्केटरी सिस्टम के बारे में बताइए, दीपक जी बताएंगे? दीपक, हाँ जी बताइए, बताइए। एक्चुअली सिस्टम में एंटीकली ग्लैंड्स होती हैं जो कि प्रीकॉक्सन पाई जाती हैं कॉकरोच में, सही है? मुझे क्या पता, आप बताइए, आप बता रहे हैं, आप ऐसे पूछेंगे सही है? नहीं मालूम, याद नहीं आ रहा मुझे। तो आप देखो, आप कई बार बोल चुकी हूँ, अगर आपको नहीं पता हुआ करे तो आप मत बताया करिए, ठीक है? आप बता देते हो। उसमें पेरिफेरल नलिका होती है जो कि यकृत के समान कार्य करती है, और जो फास्फेट कण है उसको यूरिक अम्ल में परिवर्तित करती है। यूरिक एसिड क्या होता है? मैम ये उत्सर्जी पदार्थ है जो कि रेप्टाइल्स में हमें देखने को मिलता है। रेप्टाइल्स में? तो ये जो है ये तो हमारा ऑर्थोपोड्स है। और इसमें भी पाया जाता है मैम यूरिक। इसमें भी पाया जाता है, और किस में पाया जाता मैम पक्षियों में, बर्ड्स में। बर्ड्स में भी होता है, और किस में मिलता है यूरिक एसिड? अच्छा ये बताइए मुझे, कौन बताएगा कि ह्यूमन का जो है जो उत्सर्जी पदार्थ है यूरिन का अगर बोले तो उसमें जो है क्या क्या प्रेजेंट होता है, उसमें क्या क्या होता है बताइए, किस से मिलकर, हाँ क्या क्या होता है उसमें? मुझे उसमें यूरिया होता है, पर डे लगभग 25 ग्राम से 30 ग्राम यूरिया एक्सक्रीट करता है ह्यूमन बीइंग। कुछ अमाउंट में यूरिक एसिड होता है एंड बहुत कम अमाउंट में अमोनिया होता है, साथ में सॉल्ट्स होते हैं। मेजर अमाउंट जो लगभग 98 से 99% है वो वाटर होता है, और इसके अलावा पिगमेंट होता है जिसके कारण करेक्टरिस्टिक कलर तो परसेंटेज बताने की जरूरत नहीं है, अगर आप श्योर हो तभी परसेंटेज बताना, नहीं तो ऐसे ही बता सकते हो। अब ये बताइए कि यूरिया जो है वो कैसे बनता है? यूरिया प्रोटीन के ब्रेकडाउन के कारण, और इसे कहा जाता है ऑर्निथिन साइकिल, इसे क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं, जहां पर हमारी बॉडी में जो एमिनो एसिड्स हैं उनका ब्रेकडाउन होता है और वो कन्वर्ट करके बनाते हैं, एंड दैट इज एनर्जी फीवर्ड प्रोसेस, एटीपी के हेल्प से। अच्छा दिशा, ये बताइए कि इस साइकिल की जरूरत क्या पड़ी हमारी बॉडी में, अगर ये नहीं होती तो? हमारे जो सिस्टम में, मतलब मानव सिस्टम में जो अमोनिया रिलीज होता है ना उत्सर्जी पदार्थ के रूप में, उसको यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि अमोनिया बहुत ज्यादा खतरनाक, मतलब क्या, उसके पास बंदूक वगैरह पिस्टल वगैरह रहती है क्या? मतलब अच्छा नहीं होता, ज्यादा अच्छा नहीं होता, तो उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिया में। कैसा अच्छा नहीं होता? हाँ आप बताइए, कौन बताएगा मुझे किस तरीके से अच्छा नहीं होता है? हाँ जी मैडम, यूरिया रिक्वायर्ड मोर वाटर। मैं आप लोगों से भी पूछूंगी। हाँ सबसे पहले मानसी बताएंगी, मानसी बता रही थी, फिर अमित और शिवांशु बताएंगे। हाँ मानसी बताइए। जो अमोनिया है टॉक्सिक होता है हमारी बॉडी के लिए, यूरिया में बहुत जरूरी है। अब बताइए शिवांशु, फिर आप बताएंगे अमित जी, बताइए। अमोनिया
इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस होता है, अगर ये हमारी बॉडी में स्टोर होगा तो हमारे जो वाइटल ऑर्गन उनकी डैमेजिंग करने लगेगा। और हमारे पास इतना वाटर सप्लीमेंट सप्लाई नहीं होता हमारी बॉडी में कंटिन्यूअसली कि हम अमोनिया को एक्सक्रीटरी मटेरियल का यूज कर पाए, तो इसको लेस टॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, दैट इज यूरिया। एंड वी हमारी बॉडी को ज्यादा एफिशिएंट बनाता है एक्सक्रीशन के लिए। चलिए, अच्छा ये बताइए, मछली में जो है, मछली अगर सड़ने लगती है, खराब होने लगती है, तो उसमें किस टाइप की गंध आती है? किस टाइप की गंध आती है स्मेल सड़ी हुई मछली में? अब देखो मैंने भी उसको लिया नहीं है स्मेल, लेकिन हाँ किस टाइप की स्मेल आती है ये बताइए। शायद हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। अच्छा ठीक है, ये जाने दीजिए, ये बताइए, आप ये पूछ लेते हैं कि जो पब्लिक टॉयलेट वगैरह होते हैं वहां अक्सर स्मेल आती रहती है, तो वो स्मेल किसकी होती है? अमोनिया। अमोनिया की स्मेल। अमोनिया की होती है कि यूरिया की होती है? अमोनिया। अमोनिया, ठीक है। तो चलो ठीक है, जाने दो इसको। अभी ये मुझे बताइए कि कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बताइए, थोड़ा जेनेटिक डिसीज पे आते हैं। कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बताइए। बस 12:15 हो गए इंटरव्यू स्टार्ट होने, तो बस एक दो प्रश्न के बाद आपका जो ये सेशन है उसको समाप्त करते हैं। जल्दी बताइए कलर ब्लाइंडनेस। ये एक सेक्शन सद्भावना जी को बता दीजिए। सद्भावना जी फिर दिशा जी बताएंगी। हाँ सद्भावना जी आप बताइए कलर ब्लाइंडनेस। Color blindness is a genetic disease in which we cannot distinguish the color difference between the red and green. अच्छा It is that disease. चलिए, अच्छा ये बताइए कि मान लीजिए मुझे कलर ब्लाइंडनेस है और मैं गाड़ी चलाना से चाहती हूँ, तो क्या मेरा ड्राइविंग लाइसेंस जो है कितने समय में बनेगा? अब बताइए, कौन बताएगा? दिशा जी बताइए कि अगर मान लीजिए कोई कलर ब्लाइंड पर्सन है, वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहता है, ठीक है, और वो आरटीओ गया, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो कितने समय में बनेगा? तब नहीं बनेगा। कभी नहीं बनता। हाँ सही है, जो बताइए क्यों नहीं बनेगा? वो सिग्नल नहीं पहचान पाएगा। सिग्नल ही नहीं देख पाएंगे। वेरी में गुड, चलना कभी उसे पता ही नहीं चलेगा। वेरी गुड, क्योंकि उसको वो अंतर ही नहीं कर पाएगा ना क्या है, तो उसका कभी नहीं बनेगा। ऐसे ही कॉमन क्वेश्चन ये तो मैंने पूछ लिया था, कभी कभी इस तरीके के प्रश्न भी पूछ लेकिन लिए मैम जाते बन जाता है। हैं। अब पैसे देके तो आपने बनवाया है क्या किसी का? नहीं मैम। चलिए, हाँ बंद करें। चलिए, अब मैम आ गई हैं आपकी और उनको सेटअप लगाना है यहाँ इंटरव्यू का, तो बस कल मिलते हैं। और आप मैम एक क्वेश्चन था। हाँ जल्दी बताइए। मैम ये एक बार फॉर्म पूरे भेज चुके थे उसमें। डबल से, हाँ हाँ, अब दोबारा फिर से बना के वो लिख के भेजने हैं। नहीं, हाँ आप जब कहाँ आयोग को, हाँ हाँ तो वो डबल से तो फिर जाता है आपका। अब वो पुराना थोड़ी ना निकालेंगे उसमें से। तो फिर काय को मंगाए थे? अब इतना काम कौन करेगा ना, इतना कौन ढूंढेगा, कितने सारे करके। दो सेट लेकर जाना, अभी से 2 सेट। अब वो परंपरा चली आ रही है, तो अब वो परंपरा का पालन तो करना पड़ेगा ना। मैम जो 2 सेट मंगाए हैं वो सेम लेकर जाना है या अलग-अलग? सेम सेम है, सेम। हाँ नहीं, अनुप्रमाण भाव की 3 प्रतियां कराना है और ये 5 प्रतियां हर सेट में। तो आप करा लीजिए। अनुप्रमाण तीनों मूल प्रति होगी सर। अनुप्रमाणन तीनों मूल कॉपी होगी, एक दूसरे की जिराफ नहीं होगी। हाँ ठीक हो तो समझिए, तो वो तीनों भैया, 2 सेटों में 3 मूल होगी। न्यू वाला कैसा आया है जो मैम इसकी वो 5 एक- प्रति लगानी है ना? हाँ वो एक है उसका, पुराना वाला जो था वो अलग था, बड़ा था, वो नया वाला अलग अभी है। जो आया 1 पेज वाला अच्छा, उसकी हाँ। 5 मूल प्रति लगानी है ना? हाँ मैम इंग्लिश में भर सकते हो उसको? आप जिस भी लैंग्वेज में भरिए, लेकिन कोई बात नहीं, हिंदी में भरिए। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी में भर दीजिए। मैम इंग्लिश हिंदी मीडियम तो नहीं है, लेकिन हिंदी लिखने में बहुत गंदी राइटिंग है। तो हिंदी में भर दीजिए, कोई बात नहीं है ना। अगर हिंदी लिखने में बहुत गंदी राइटिंग है तो ये कह रहे हैं कि इंग्लिश में भर दें, मैंने की भर दीजिए इंग्लिश में। वैसे नहीं, उनको बहुत गंदी राइटिंग है, कह रहे हैं थोड़ा साफ सुथरा लिखने की कोशिश करो। अच्छा धीरे धीरे साफ सुथरा लिखने की कोशिश करो, क्योंकि तो हिंदी अच्छा लगता है। हम मध्य प्रदेश थोड़ा हिंदी भाषी देश है ना, तो इसलिए मैम फॉर्म भी हिंदी में है, तो हाँ तो हिंदी में ही अच्छा, लिखना वही करना तो चाहिए। हिंदी में